अब हम आपको ये बताते हैं कि ये कोयला घोटाले का मामला है क्या, जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही थी। ईडी के मुताबिक वर्ष 2020 में सीबीआई ने अवैध कोयला खनन घोटाले के मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। इस घोटाले में अनूप माझी नाम का एक व्यक्ति मुख्य आरोपी है, जिसने अरबों रुपए के कोयले की तस्करी और अवैध खनन किया था, माइनिंग की थी। जांच के दौरान पता चला कि इस पैसे को एक हवाला ऑपरेटर के जरिए ट्रांसफर किया गया और उसी हवाला ऑपरेटर के जरिए इस आईपैक नाम की कंपनी को भी करोड़ों रुपए मिले हैं। और इसी कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन हैं, जिनके घर और दफ्तर पर यह रेड पड़ी है और इसीलिए प्रतीक जैन के घर और दफ्तर में ईडी ने यह छापेमारी की। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया है कि कैसे आईपैक में हवाला के जरिए यह पैसा पहुंच रहा था। अनूप माझी नामक व्यक्ति जो कि इस कोल स्कैम में इन्वॉल्व है, उनके प्रेमाइसेस, उनके ऑफिस इत्यादि में रेड हुआ। उस रेड में मालूम पड़ा कि एक हवाला का रैकेट भी इन्वॉल्व है और इसमें पीएमएलए का केस भी बनता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब यह हवाला के चेन को देखा गया कि किस किस माध्यम से हवाले के पैसे को आगे बढ़ाया जाता था, आगे भेजा जाता था, तो एक कंपनी सामने आई जिसका नाम है आईपैक PAC। तो इस आईपैक कंपनी के प्रेमाइसेस में भी बंगाल में रेड हुआ। हमारे देश में वैसे तो कई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो अलग अलग पार्टियों के लिए काम करती हैं। ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ये क्या करती हैं? देखिए, ज़्यादातर कंसल्टेंसी फर्म्स जो हैं वो डेटा माइनिंग करती हैं। वो अलग अलग पार्टियों के लिए चुनाव जीतने की रणनीति बनाती हैं और कहती हैं कि अगर आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट दे दें तो हम आपको चुनाव जितवा देंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। और हाल ही में ये नया फैशन चला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो चुनाव से पहले कोई ना कोई इस प्रकार की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी को हायर कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए ये रणनीति बनाइए कि हम चुनाव कैसे जीतें। तो आईपैक भी इसी प्रकार की एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो राजनीतिक दलों को, पार्टियों को अपनी रणनीति बनाने में मदद करती है। और इसकी स्थापना आप जानते हैं किसने की थी? इसकी स्थापना की थी प्रशांत किशोर ने। ये एक जमाने में प्रशांत किशोर की कंपनी हुआ करती थी। हालांकि कुछ वर्ष पहले उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया था। और आईपैक किस किस के लिए काम कर चुकी है? देखिए, आईपैक बिहार में नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ काम कर चुकी है। और आपको याद होगा, प्रशांत किशोर भी अपने लेवल पर बहुत सारे पार्टियों को कंसल्टेंसी देते रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने एक फोटो डाली थी कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव जीतने में अरविंद केजरीवाल की भी मदद की थी। चुनावों की रणनीति बनाने के लिए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने आईपैक को 2019 में 37.5 करोड़ रुपए दिए थे और उस समय तेलुगु देशम पार्टी ने आईपैक को 274 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया था। बिहार चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर कई बार दावा कर चुके हैं कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिले थे। बीजेपी ने आईपैक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आईपैक का शुरू से सब जगह घोटाला हुआ है। बिहार के भी चुनाव से पहले जन स्वराज पार्टी को आईपैक पैसा दे रहा था। ये हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आईपैक अपने आप को एक कंसल्टेंसी बताती है, तो उससे तो जन स्वराज से पैसे लेने चाहिए थे। लेकिन बिहार चुनाव में 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा आईपैक ने प्रशांत किशोर को दिया था हमें हराने के लिए। तो आईपैक की जितनी भी डीलिंग है सब घोटाले हैं। ये लोग 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने का धंधा करते हैं। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाधा डाल रही हैं, इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और ईडी को काम करने की आज़ादी वहां पर मिले। याचिका में यह भी कहा गया है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और इसीलिए यह छापेमारी कोयला घोटाले की जांच के लिए बेहद आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि आज कोलकाता में कितना बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात है, हमारे देश में हाल ही में एक नया चलन चला है। राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, पहले देखिए जनता की जो नब्ज थी
वो हमारे देश के नेता ही समझ लिया करते थे। नेता इतने परिपक्व हुआ करते थे, इतने अनुभवी हुआ करते थे कि नेताओं को खुद पता होता था कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। नेता ये समझ जाते थे कि जनता की नब्ज़ क्या है और नेता अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पर अपने मुद्दे तय करते थे। उसके बाद चुनाव की क्या रणनीति होगी वो तय किया करते थे। ये उस समय की बात है जब नेता ज़मीन से जुड़े होते थे, जब नेता आम जनता के टच में रहते थे, आम जनता से उनकी रोज़ बात होती थी, अपने क्षेत्र में रोज़ जाते थे, इसलिए उन्हें ज़मीन की सच्चाइयाँ पता होती थी। धीरे धीरे हमारे देश के जो नेता हैं वो ज़मीनी सच्चाई से दूर रहने लगे। ज़्यादातर नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर आ गए, सिर्फ वीडियो बनाने में व्यस्त रहने लगे। आजकल के जो नेता हैं वो वीडियो बनाना तो जानते हैं, सोशल मीडिया पर किसी चीज़ को कैसे ट्रेंड करना है इसके लिए उन्होंने IT सेल रखा हुआ है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सारी राजनीति हो रही है। अब आज के जो नेता हैं वो आम जनता से मिलते नहीं, वो गांव में, देहात में जाने से अब घबराते हैं क्योंकि बड़ी समस्या होती है। इसलिए अब बड़ी संख्या में नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, बड़ी बड़ी पार्टियों ने इस प्रकार की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनियों को रखना शुरू कर दिया है कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है। अब आप रणनीति बनाइए, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, आप देखिए कि कैसे में एक एक वोटर तक हम पहुंच सकते हैं और कैसे हम मुद्दों को बना सकते हैं। इसलिए सारे मुद्दे टेक्नोलॉजी के जरिए बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ा जाता है। और ये जो सारी कंपनियां हैं IPAC जैसी, ये इसी प्रकार की रणनीति बनाती हैं। अब कहा तो ये जाता है, हम कह नहीं सकते, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं इसका सही आंकड़ा आपको दे सकूं। कागजों पर तो यही बताया जाता है कि किसी ने 30 करोड़ दिए, किसी ने 50 करोड़ दिए कंसल्टेंसी के लिए, लेकिन असल में कहा यह जाता है कि इस प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए ये कंपनियां 200, 250, 300 करोड़ तक लेती हैं, 500 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये चुनाव में कई सौ करोड़ रुपए खर्च करती हैं इस प्रकार की कंसल्टेंसी के लिए। बहुत सारी IT कंपनियों को हायर किया जाता है, बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनियों को हायर किया जाता है ताकि वो एक माहौल बना सकें और तब जाकर ये चुनाव जीता जाता है। अब अगर इन कंपनियों को 300, 400, 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं जैसे कि आरोप लगते हैं, जैसा कि मैंने कहा मेरे पास भी इसका सबूत नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानती है, देश जानता है कि सैकड़ों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये इतने सैकड़ों करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये पार्टियां, सरकार तो दे नहीं सकती, क्योंकि सरकार किस खाते में से देगी? राजनीतिक पार्टियां देंगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी क्या सारा पैसा चेक के जरिए देती हैं, या फिर कुछ पैसा चेक में दिया जाता है और कुछ पैसा नंबर 2 में दिया जाता है, यानी कैश में दिया जाता है? तो ये भी हो सकता है कि जो चेक में दिया जाता है वो छोटा मोटा पैसा होगा, 30, 40, 50 करोड़, और बाकी का जो सारा पैसा है वो हो सकता है कि कैश में दिया जाता हो। ये भी एक संभावना हो सकती है कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो अपने किसी और उद्योगपति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उन्होंने बहुत मदद की है, उससे किसी को कह दिया कि ठीक है भाई, इनके यहाँ 70 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ पहुंचा दीजिए, और इस प्रकार से हवाला के जरिए ये पेमेंट होने लगती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर कभी इन सारी कंपनियों की जांच हो और ये देखा जाए कि किस पार्टी ने इन्हें कितना पेमेंट किया है, कितना पेमेंट कैश में हुआ है, कितना पेमेंट चेक से हुआ है और कौन सा पेमेंट कहां से हुआ है, मुझे यकीन है कि बहुत सारी जांच ऐसी अगर की जाएगी तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे लोगों ने इन कंपनियों को पेमेंट किया है जिनका राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है, जिनका इस तरह की कंपनियों से कोई लेन देन ही नहीं है, वहां से भी इन्हें पेमेंट आया होगा।